अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में, मोटापा के बारे में। इसको उर्दू में फरबापन या फरबा होना भी कहते हैं, और भी मुख्तलिफ नाम हैं मुख्तलिफ ज़ुबानों में। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोटापा कैसे कहते किसे हैं। आप किसी शख्स से मिलते हैं तो आप इब्तदाई जायज़ा लेते हैं और आप ये बताते हैं कि ये शख्स जो है ये मोटापा का शिकार है या नहीं है। ये तो हमारी अपनी एक असेसमेंट होती है, लेकिन जो साइंसी लिहाज से अगर हम देखें तो कैसे हम बता सकते हैं कि किसी का वज़न ज़्यादा है या कोई मोटापा का शिकार है, और मोटापा के भी किस दर्जे में वो आता है। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है। आप अपना वज़न करें, वज़न होगा किलोग्राम में। उसके बाद अपनी हाइट को आप मैयर करें। पाकिस्तान में आम तौर पे हाइट जो है वो फीट और इंचेस में होती है, यानी कि 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 6 इंच, ठीक है। उसके बाद आप जो इंचेस हैं, एक जो फुट होता है उसके अंदर 12 इंचेस होते हैं। आप उसको यानी अपने जो इंचेस हैं उनको गूगल पे जाके कन्वर्ट कर सकते हैं फीट के अंदर या फुट के अंदर। उसके बाद जो जितने टोटल आपके फुट बनते हैं उसको कन्वर्ट कर दें मीटर्स में और उसको ज़रब दे दें 2 के साथ। तो आपके पास ये आ गया आपकी हाइट इन मीटर की जो पावर है 2, और वजन किलोग्राम का उसको तकसीम करें आपकी जो हाइट आई है मीटर में, जिसकी को हमने 2 से ज़रब दी थी। तो ये जो जवाब आएगा इसे हम कहते हैं BMI, बॉडी मैस इंडेक्स। ये सबसे अच्छा तरीका है ये जांचने का कि कोई वजन किसी का ज़्यादा है या वो मोटापा का शिकार है और किस हद तक मोटापा का शिकार है। अगर आपका जो जवाब है वो आता है 18.5 से लेके 24.9 के दरमियान, तो ये नॉर्मल वेट है। BMI अगर इस कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर किसी का BMI 25 से लेके 29.9 तक आता है तो इसे कहते हैं ओवरवेट होना। उसके बाद कैटेगरीज शुरू होती हैं मोटापे की या ओबेसिटी की। उसमें जो क्लास 1 ओबेसिटी है वो तब होती है जब किसी का BMI जो है वो 30 से लेके 34.9 तक हो। क्लास 2 जो है ओबेसिटी की वो उस वक्त होती है जब किसी का BMI 35 से लेके 39.9 तक हो। और जो क्लास 3 जिसको ओबेसिटी कहते हैं, यानी मॉर्बिड ओबेसिटी या ओबेसिटी की काफ़ी ज़्यादा मसले वाली जो क्लास है, तो वो उस वक्त होती है जब किसी का जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो 40 हो या 40 से ज़्यादा हो। इसके अलावा आप शर्ट लेने जाते हैं या आप मुख्तलिफ अपनी कोई कपड़े लेने जाते हैं तो वो आपका माप लेते हैं कमर का, यानी जो कूल्हे की दोनों साइड की हड्डी का ऊपर का हिस्सा है उस पर फीता रख के या मेजरिंग टेप रख के जब वो मेजर करते हैं तो इसे कहते हैं वेस्ट सरकमफ्रेंस। अगर मर्द का वेस्ट सरकमफ्रेंस 40 से ज़्यादा हो और खातून का 35 से ज़्यादा हो, सेंटीमीटर में ये होता है, तो वो भी मोटापा की निशानी है। और इसी तरह से जो हमारी वेस्ट है अगर वो ज़्यादा बड़ी हो और जो हमारे हिप्स हैं तो वो उससे कम हो, तो एक रेशो होती है जिसको हम वेस्ट टू हिप रेशो कहते हैं। अगर मर्दों में वो 1 या उससे ज़्यादा और ख़वातीन में 0.85 उससे ज़्यादा हो, तो ये भी एक निशानी है कि वो शख्स, मर्द या औरत, मोटापा का शिकार है। क्यों जानना ज़रूरी है मोटापा के बारे में? इसलिए कि अगर वो लोग जिनको काफ़ी ज़्यादा मोटापा होता है, जिनका पेट बाहर निकला हुआ होता है, तो उनको दिल के अमराज ज़्यादा होते हैं, उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उनको शुगर ज़्यादा होता है, उनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होते हैं, उनको दिल और दिमाग के अटैक ज़्यादा होते हैं। और दोस्तों, एक अंदर की जो बात है, पते की बात है, जो सेंट्रल बात है वो ये है कि जो पेट का बाहर निकला हुआ होना ज़्यादा खतरनाक है बटक्स या हिप्स पे जो फैट होती है उसकी निस्बत से। तो ये भी एक सेंटर की बात है, इसको भी आपने जहन में रखना है। तो अगर फर्ज करें कि एक शख्स को पता चल गया है कि वो ओबेसिटी का शिकार है, तो फिर तरीका क्या है वजन कम करने का? वजन कम करने के तरीकों को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि अपनी जिंदगी में क्या तब्दीलियां ला सकते हैं कि जिससे आपका जो मोटापा है वो कम हो सकता है। दूसरे नंबर पे फिर दवाइयां आती हैं कि डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वो आपके ओबेसिटी को देखते हुए, आपके रिस्क फैक्टर को देखते हुए, आपके और भी बहुत सारे अवामिल को देखते हुए वो कोई दवाई आपको तजवीज़ करेंगे। और तीसरे नंबर पे है सर्जरी, कि आपकी कौन सी सर्जरी किस वक्त ज़रूरत है ताकि आपको जो सेहत के ये सारे मसाइल हैं इनसे बचाया जा सके। पहली बात है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, तो उसमें सबसे अहम 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप क्या खा रहे हैं, सादा सा असूल रखें। एक होता है प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जिसे हम कहते हैं, और एक है अनप्रोसेस्ड फूड। अनप्रोसेस्ड फूड में क्या होता है?
फल सब्जियां हल्की सी आंच पे या हल्के तरीके से बने हुए खाने, इन्हें हम कहते हैं अनप्रोसेस्ड फूड। ये आपकी का वजन कम करने के लिए बहुत आपकी मदद करते हैं। इसको हम मेडिटेरेनियन डाइट का भी एक हिस्सा कहते हैं कि जिसमें फल और सब्जियां ज्यादा होती हैं। लेकिन जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है वो आप कम से कम खाएं अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में क्या होता है? ये बर्गर है, ये पिज्जा है, ये चॉकलेट्स हैं, ये आप मशरूबात पीते हैं, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, मीठे मीठे पानी पीते हैं, तो ये सारे आते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड में। जो शख्स मर्द औरत लड़का लड़की ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना इस्तेमाल करेगा उसमें मोटापा ज्यादा रहेगा। जो शख्स मर्द औरत जो है वो अनप्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल करेगा तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, फिर इस बात को समझने की कोशिश करें कि आप अपना वजन अक्सर अपना वजन करें। हफ्ते में 2 से 3 दफा डायरी में लिखें और ये देखें कि किस वक्त किन हालात में आप ज्यादा खाते हैं। मसलन कुछ लोग जब वो किसी डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो उस वक्त ज्यादा खाते हैं। कुछ लोग जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो तब ज्यादा खाते हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ फेजेस में जब गुजर रहे होते हैं तो लोगों को पहचानना चाहिए कि वो किस वक्त ज्यादा खाना खाते हैं ताकि उस वक्त अपने खाने के ऊपर कंट्रोल रखें। बाज लोग बहुत ज्यादा जब थकावट का शिकार हो जाते हैं तो उस वक्त वो खाना ज्यादा खाते हैं, तो उनको उस वक्त में ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में दूसरा किरदार आता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी का। फिजिकल एक्टिविटी में हम लोगों को ये कहते हैं कि अगर आप जैसे पार्क जाके आप तेजी से चलते हैं, जिसको हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं, तो कम से कम हफ्ते में आपको 150 मिनट यानी 150 मिनट आपको रोजाना, जो बन जाता है 25 से 30 मिनट रोजाना के, तो आपको हफ्ते में 150 मिनट तेजी से वॉक करनी चाहिए, जिसको हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं, और इसको हम कहेंगे मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन अगर आप जॉगिंग करते हैं मिसाल के तौर पे, तो वो क्योंकि एक दर्जा ऊपर की एक फिजिकल एक्टिविटी है, तो वो आपको कम से कम हफ्ते में 75 मिनट्स यानी डेली तकरीबन 10 से 12 मिनट अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए काफी है। और इसी तरह हफ्ते में 1 से 2 दफा कोशिश करें कि कोई ऐसी वर्जिश भी करें जो वजन उठाने वाली हो। जहन में रखें, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी, जिसको हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन वाली जगहों पे आप या खुली जगहों पे ये वर्जिशें करते हैं, जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आपका वजन मेंटेन रहेगा। वजन कम करना शायद इतना मुश्किल नहीं होता जितना फिर कम किए हुए वजन को बरकरार रखना जरूरी है। अगर आप अपने खानों में एहतियात करते हैं, फल सब्जी ज्यादा खाते हैं और फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, तो वजन जो आपने कम भी किया होगा वो आपका बरकरार रहेगा और आपको सेहत के बहुत सारे जो मसाइल हैं उनसे छुटकारा रहेगा। अब हम आते हैं कि अगर इससे भी कम नहीं होता तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपका बीएमआई चेक करता है। अगर किसी का बीएमआई जो है वो 30 जो किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा है या 27 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा है और उसको साथ सेहत के कुछ मसाइल भी हैं, जैसे दिल का मसला है, शुगर है, कोलेस्ट्रोल है, तो इन दोनों सूरतों में फिर डॉक्टर आपसे पूछेगा कि आपने किस हद तक कोशिश की है खुराक से और फिजिकल एक्टिविटी से अपना वजन कम करने की। अगर डॉक्टर ये कायल हो जाता है कि आप पूरी कोशिश कर चुके हैं, तो फिर वो समझता है कि आपको कुछ दवाइयां शुरू करवाई जा सकती हैं 3 से 6 महीने के लिए, ताकि आपका कम से कम जो है 15 से 20% का वजन को कम किया जाए। यानी अगर आपका 100 किलोग्राम है तो वो कम से कम आपका 80 किलोग्राम तक कोशिश की जाती है 1 साल के अंदर लाने की दवाइयों की मदद से। लेकिन ये दवाइयां डॉक्टर आपकी उम्र, आपके सेहत के मसाइल, आपके बाकी जो सारे इश्यूज हैं उनको सामने रखते हुए तजवीज़ करेगा। 5 तकरीबन दवाइयां होती हैं जो डॉक्टर के पास ऑप्शन होती है। आप नाम देख भी सकते हैं कि फेंटरमीन है, ऑर्लिस्टेट है, ये पाकिस्तान में तकरीबन सारी मिल जाती हैं। फेंटरलीन के साथ फिर हम टोपिरामेट देते हैं साथ, ये कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से नाइट्रेक्सोन एसआर और जो ब्यूप्रोपायोन एसआर, ये भी कॉम्बिनेशन में पाकिस्तान में मिल जाती है। फिर वो लोग जिनको टाइप 2 शुगर होती है और उनको दिल का भी कुछ मसला हो, तो अभी 2021 में भी एक दवाई आई है और 2010 में भी एक दवाई अप्रूव हुई थी, तो लीरा जो ग्लूटाइड और सीमा ग्लूटाइड नामी, और ये GLP-1 एगोनिस्ट होते हैं, वो एक लंबी बात है। तो आपका डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखते हुए ये जो दवाइयां हैं एक मखसूस खुराक में शुरू करवाएगा और उसमें कमी भी कर सकता है, ज्यादती भी कर सकता है, और ये भी बता देगा कि क्या छोटे मोटे साइड इफेक्ट आएंगे और किस वक्त आपने दवाई को रोकना जरूरी है। तो ये दूसरी ऑप्शन है। अब आती है तीसरी ऑप्शन। अगर पहली तीनों ऑप्शन नाकाम हो जाएं, किसी का BMI 40 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा हो,
या 35 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बीएमआई हो और सेहत के जो मसाइल हैं जैसे दिल का मसला है, शुगर का है, कोलेस्ट्रॉल का है, ब्लड प्रेशर का है, कुछ और भी इस तरह के मसाइल साथ हो, तो इन दोनों ऑप्शन में फिर डॉक्टर देखता है कि ये काफ़ी कोशिशें कर चुके हैं दवाई से भी, फिजिकल एक्टिविटी से भी, डाइट से भी, लेकिन क्योंकि सेहत के मसाइल इनको ज़्यादा हो रहे हैं तो बेहतर है इनको सर्जरी की ऑप्शन दी जाए। वज़न कम करने के लिए जो सर्जरी की ऑप्शन होती है उसे हम कहते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी। ये जो बैरिएट्रिक सर्जरी होती है ये 3 किस्म की है। एक को हम कहते हैं स्लीव गैस्ट्रोक्टमी। गैस्ट्रिक होता है मैदा, एक्टमी कहते हैं काटने को, और स्लीव कहते हैं आस्तीन को। यानी जो आमतौर पे अगर हम मैदे पे नज़र दौड़ाएं तो वो किस तरह होता है कि पहले खुराक की नाली होती है, फूड पाइप होता है जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो हमें फिर वहाँ पे पूरा ये जो स्टमक होता है इसके मुख्तलिफ हिस्से मिलते हैं, जिसमें कि इसका एक फंडस होता है, एक इसका कार्डिया होता है, एक इसका जो है वो ग्रेटर कर्वेचर होता है, एक इसका लेसर कर्वेचर होता है, एक इसकी बॉडी होती है, एक इसका पाइलोरिक एंट्रम होता है। तो ये मुख्तलिफ हिस्से हैं और इसके बाद जो छोटी आंत शुरू हो जाती है जिसको हम ड्यूडेनम या डुओडेनम कहते हैं। तो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में क्या करते हैं कि जो इसकी पाइलोरिक एरिया, जो एंट्रम का एरिया होता है, जो बॉडी का एरिया होता है, और फंडस, क्योंकि फंडस में कुछ हार्मोन, ग्रेलिन नामी एक हार्मोन होता है, वो खारिज होता है जो हमारी खुराक, हमारी जो भूख है उसको बढ़ाता है। तो इस पूरे एरिया को काट दिया जाता है, इसको अलग कर दिया जाता है, इसे कहते हैं एक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी का मतलब है कि स्टमक का एक हिस्सा काट दिया जाए। जैसे कि जो पित्ते का ऑपरेशन को हम कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं, ये जो थायराइड का ऑपरेशन इसको थायराइडेक्टमी कहते हैं। यानी हर जगह पे हम एक चीज को काट के फेंक देते हैं। तो बाकी को इसको जब सी देते हैं, स्टेपल कर देते हैं, तो उसके बाद ये जो मैदा है इसकी शक्ल बन जाती है आस्तीन की तरह, ट्यूब की तरह। मकसद क्या है, ताकि जो स्टमक होता है, मैदा होता है, वो एक पट्ठों पे मुश्तमिल होता है, वो मसल्स पे मुश्तमिल होता है। जब बड़ा मैदा होगा तो ज्यादा खुराक की वो डिमांड करेगा, लेकिन जब वो छोटा फूड एक पाइप की तरह बन जाएगा तो कम जो इसकी डिमांड करेगा। तो इसे हम कहते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। ये सबसे ज्यादा किया जाता है, कामयाब भी बहुत है, लेकिन ये इरिवर्सिबल है, यानी आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे आता है गैस्ट्रिक बाईपास, जिसका पूरा जो नाम है वो ROX-NY गैस्ट्रिक बाईपास है। अब ये जो गैस्ट्रिक बाईपास जिस तरह नाम से भी जाहिर है, तो इसको समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो मैंने अभी स्टमक की बात की थी, फिर उसके बाद छोटी आंत आती है जिसको हम डुओडेनम कहते हैं या ड्यूडेनम कहते हैं। छोटी आंत का अगला हिस्सा जो होता है उसे हम जेजुनम कहते हैं। उसके बाद जो है आखिरी हिस्सा आता है जिसको हम आइलियम कहते हैं। अब जो गैस्ट्रिक बाईपास में क्या करते हैं कि जो मैदे का ऊपर का हिस्सा होता है जिसको हम प्रोक्सिमल पोर्शन कहते हैं, वहां से उसको काटते हैं, और ये तकरीबन सारे लेप्रोस्कोपी के जरिए होते हैं। प्रोसीजर बड़ा आसान है आज के दौर में। उसके बाद उस हिस्से को जोड़ दिया जाता है जो जेजुनम थी उसके एक दरमियान के हिस्से के साथ। तो इस तरह करके ये बाईपास कर देता है कि जो स्टमक होता है मैदा वो बाईपास हो गया और ड्यूडेनम बाईपास हो गई और जेजुनम का इब्तदाई हिस्सा बाईपास हो गया। लेकिन जो रतूबतें, हार्मोन्स या बाइल आ रही होती है जिगर से और जो पित्ता होता है यानी कि गॉल ब्लैडर, वहां से वो आके ड्यूडेनम में गिरती हैं। तो उसके हिस्से को फिर जोड़ दिया जाता है जेजुनम का वो हिस्सा जो कि जहां पे हमने स्टमक को जोड़ा है उससे आगे, ताकि जो बाइल है या जो उसके अंदर सारे विटामिन हैं या जो बाकी जो हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो भी हिस्सा रहें। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं ROX-NY गैस्ट्रिक बाईपास। ये भी किया जाता है और ये रिवर्सिबल भी है, लेकिन बहुत कम जगहों पे इसको हमें रिवर्स करना पड़ता है। इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, अगरचे नमकियात की कमी का डर होता है, तो जिसके लिए फिर विटामिन वगैरह भी दिए जाते हैं। अब हम आते हैं तीसरे और आखिरी ऑपरेशन की तरफ। उसको हम गैस्ट्रिक बेंडिंग भी कहते हैं, या जो लेप्रोस्कोपिकली एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बेंडिंग। यानी जो मैदे का ऊपर का हिस्सा होता है वहां पे हम एक बैंड लगाते हैं, उसका कंट्रोल बाहर होता है जिस्म से, जिसको हम कम ज्यादा भी बैंड को कर सकते हैं। मकसद क्या है कि जो मुंह खुलता है मैदे के अंदर, उसको हम तंग भी कर सकते हैं, नैरो, और ज्यादा भी कर सकते हैं, ताकि हमें कम खुराक की जरूरत पड़े और खुराक कम मिकदार में नीचे जाए। गैस्ट्रिक जो बेंडिंग है वो अगरचे लोग करवाते हैं, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा है और आमतौर पे ये कामयाब नहीं होता, तो इसको फिर लोग जो है वो ख़त्म भी करवा देते हैं कि इस बैंड को हटवा देते हैं, क्योंकि इससे उल्टियाँ आना और बाकी इस तरह के मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो ये 3 ऑपरेशन हैं, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, ROX-NY गैस्ट्रिक बाईपास और
स्कोपिकली एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंडिंग, तो ये फिर आखिरी हरबे के तौर पे लोगों को दी जाती है। मकसद क्या होता है, और ये बड़े कामयाब प्रोसीजर्स हैं कि जैसे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है या गैस्ट्रिक बाईपास है, इससे लोगों को बहुत फायदा होता है। वजन जैसे ही उनका कम होता है तो दिल के मसाइल और बाकी जो मसाइल हैं वो कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये है मोटापा, और किस तरह हम मोटापा जो है उससे निजात पा सकते हैं दवाइयों की मदद से और इसी तरह से कोई सर्जरी की मदद से। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर आपको मोटापा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। मोटापा की जो बड़ी वजूहात होती हैं, लोग कोई कहता है ये फैमिलीज़ में रन करता है, कोई कहता है कि ये जेनेटिक या इन्वायरमेंटल है, लेकिन ये इसके काफ़ी फैक्टर हैं, ये मल्टी फैक्टोरियल है। ये जीन्स की वजह से भी होता है, ये आपके माहौल की वजह से भी होता है, ये आपके बिहेवियर की वजह से भी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं 2 मिसालें देके इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर बाज़ फैमिलीज़ जो हैं उनके अंदर क्योंकि ज़्यादा खुश खुराकी होती है, वो ज़्यादा खाते हैं, तो उनके तकरीबन हर दूसरा फ़र्द या हर शख्स जो है वो ओबेसिटी का शिकार होता है। इसी तरह से अगर आप मुख्तलिफ स्पोर्ट्स टीम देखें, पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत बड़ी एक शानदार मिसाल है। आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे आपको शायद ही कोई नज़र आए कि जो मोटापा का शिकार शख्स हो, यानी अक्सरियत वो होते हैं जो कि फिट होते हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी या बिहेवियर ऐसा होता है कि उन्होंने खुराक में एहतियात करनी होती है। उनके कोचेज होते हैं जो उनको बताते हैं कि आपने ये खाना है और ये नहीं खाना, और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो मेजॉरिटी आपको नहीं नजर आएगी कि उनकी तोंदें बाहर हो या मोटापा का शिकार हो। लेकिन उसी वक्त में अगर आप दफातर में जाएं, आप ऑफिस में जाएं, तो वहां पर आपको जाके लगेगा कि वहां पर अक्सर लोग मोटापा का शिकार हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जॉब की नेचर ऐसी है कि सारा दिन बैठे रहते हैं। और आखिर में शहरों और देहातों में अगर आप फर्क देखें तो गांव देहात, खासतौर पे मैं उन देहातों की बात कर रहा हूं जो अभी भी देहातों की हालत में है, तो वहां पे आपको कम लोग नजर आएंगे जो मोटापा का शिकार है, क्योंकि वहां पे प्रोसेस्ड फूड होता है और फिजिकल एक्टिविटी या खेतों में काम करना ज्यादा होता है। लेकिन उसके मुकाबले में क्योंकि शहरों में लोग दफातर में काम करते हैं, बर्गर पिज्जे खाते हैं, तो यहां पे मोटापा ज्यादा होता है। तो यह इसका क्या मतलब हुआ कि जेनेटिक के अलावा जो आपका माहौल होता है, जो आपका बिहेवियर होता है, जो आपका रहने का तरीका होता है, ये सारे आखिरकार वजह बनते हैं कि किसी को मोटापा होगा या नहीं होगा। दोस्तों कोई और टॉपिक ऐसे हुआ तो आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।